Welcome back to my channel NCERT Masterclass, and today in this video we are going to learn the chapter 4 of class 7 science curiosity book, and the name of the chapter is the world of metals and non-metals. तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. So let's start the chapters. इस वाले चैप्टर के अंदर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई देम और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बेसिकली दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान. सो यशवंत और आनंदी दो बच्चे हैं जो कि राजस्थान के एक गांव में रहते हैं. देयर स्कूल हैज़ असाइंड देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट्स पर्सनस. तो उनके स्कूल में उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें कि उन्हें क्राफ्ट्स पर्सन जो कि डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करना है. हु वर्क्स विथ मेटल, और ऐसे क्राफ्ट पर्सन के बारे में आप स्टडी करना. जैसे क्राफ्ट पर्सन टेलर्स भी हो सकते हैं, देन दे कुड बी आयरन स्मिथ जो कि लोहे का काम करते हैं. इसके अलावा वो जो कुम्हार होते हैं जो कि मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं वो भी हो सकते हैं. पर इसमें स्पेसिफिकली उनके टीचर ने बोला है कि आपको ऐसे क्राफ्ट पर्सन की स्टडी करनी है जो कि मेटल्स के साथ काम करते हैं. दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ्स हु प्रैक्टिसेस दिस क्राफ्ट. तो वो सोचते हैं कि चलो हमारे घर के पास एक आयरन स्मिथ है, यानी लोहार है, लोहे का जो काम करता है. आयरन मतलब लोहा, स्मिथ्स मतलब जो उसके काम करते हैं, उनको जाकर देखते हैं और स्टडी करते हैं. यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर. वो अपने ग्रैंडफादर को कहते हैं कि प्लीज़ हमारे साथ चलो. एंड दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज़. तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं ये चीज़ को जानने के लिए कि किस तरीके से आयरन स्मिथ दूसरी चीज़ें बना पाते हैं मेटल से, आयरन से, और डिफरेंट शेप्स कैसे बना पाते हैं, किस तरीके की दूसरी चीज़ें बनाते हैं. दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट. फिर उसके बाद वो वहाँ पहुँचकर अपने एक वहाँ के जो आयरन स्मिथ क्राफ्ट पर्सन थे जो कि एल्डरली थे, एज में ज़्यादा थे, सुदर्शन उनका नाम था, सुदर्शन अंकल, और उनसे वो बात करते हैं. यशवंत, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक. तो वो सबसे पहले यशवंत पूछता है कि आप ज़्यादातर क्या चीज़ें बनाते हो. तो सुदर्शन जो वो आयरन स्मिथ थे वो बोलते हैं जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़ सच एज फ्लैट पैन्स. तो वो बताते हैं कि हम ज़्यादातर जो है रोज़ जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हीं को हम बनाते हैं. जैसे कि फ्लैट पैन्स, तवा आपके घरों में आप सबने देखा होगा. तवा मतलब वो इस तरीके का राउंड होता है और उसमें आपकी मदर चपातीज़ बनाती हैं, रोटी बनाएंगी या पराठे बनाएंगी, तो उनको हम कहते हैं पैन्स, तवास. इसके अलावा बकेट्स, एवरीवन नोज बाल्टीज. बकेट मीन्स द बकेट्स आर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें पानी भर के आप नहाते हो. इसके अलावा टोंग्स मतलब चिमटा इज़ ऑफ समवॉट दिस काइंड, जिससे कि यू कैन पिक. ये जब आप प्रेस करते हो तो ये दोनों पास में आते हैं तो आप चीज़ों को उठाने के काम आता है, चपातीस बनाने के काम आता है. एंड फार्मिंग टूल्स मतलब वो सारे टूल्स जो कि खेती करने के काम आते हैं वो सब बनाते हैं. जैसे कि स्पेड्स, फारवास क्या रहते हैं, आप सबने देखा होगा, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर यहाँ ऐसे एक लकड़ी लगी रहती है और इससे मिट्टी को डिग किया जाता है, सॉइल को डिग किया जाता है, उसको हम फाड़वास कहते हैं. इसके अलावा एक्सेस का मतलब होता है कुल्हाड़ी, जिससे कि लकड़ी कट करते हैं. इस तरीके की चीज़ होगी, आपने देखा होगा. ये भी बहुत ईजिली यू कैन सी इन द पिक्चर्स एज वेल एज एट होम ऑल्सो समटाइम्स. इसके अलावा ट्रॉवल्स मतलब खुरपीस ऐसे इस टाइप एक स्मॉल ऐसा मिट्टी को खोदने के लिए एक पीछे यहाँ पे एक लकड़ी का उनका वो लगा होता है और आगे से जो पोर्शन होता है उससे आप मिट्टी को डिग कर सकते हो. तो इसको हम खुरपीस कहते हैं. एंड रेकीज और जिलीस का मतलब होता है जो कि खेतों में यूज़ होती है. उसके पीछे एक इस तरीके की स्टिक होती है और सामने यू विल सी कोम के जैसा इस तरीके की लाइंस होती है, जिससे कि अगेन जो खेतों की मिट्टी होती है उसको लूज़ करने के काम आता है. इस तरीके से उसमें कोम के जैसे यू कैन सी इस तरीके से पार्टीशंस होते हैं. और दिस इज़ ज़्यादातर यूज्ड इन मेकिंग द सॉइल लूज. So these all are you can recognize very easily. All these things are made by craft smiths, iron smiths. और आनंदी, what material are they made up of. फिर आनंदी पूछती है ये सभी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं. तो देखो ये एक पिक्चर है जो कि विलेज में एक आयरन स्मिथ इज सिटिंग हियर एंड ही इज़
बीटिंग समथिंग, ऐसे इस तरीके से कोई भी लोहे के पीस को, यह एक हैमर पकड़ रखा उन्होंने हाथ में और ये उसके और भी टूल्स हैं और उसको वो बीट करके कुछ कुछ बना रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज़ें बना के रखी भी हुई हैं। सो ही इज़ मेकिंग थिंग्स एंड दीज ऑल आर द थिंग्स विच ही मेड्स फॉर। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो कोयला रखा हुआ है जिससे कि वो उसको हीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से थिंग्स आर मेड। सो ही इज़ अ आयरन स्मिथ। एंड कमिंग नेक्स्ट, सुदर्शन says we use iron metal। तो वो आयरन स्मिथ उनको बताता है कि हम इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आयरन मेटल का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स। जैसे मैंने बताई थी ना आपको कि इस तरीके की खुरपी होती है और इस खुरपी का एक हैंडल होता है, या फाड़वा होता है जो कि इस तरीके का और उसके ऊपर एक हैंडल होती है, या फिर आप सोचो एक्स होती है। एक्स मैंने बताई थी जो लकड़ी कट करने के लिए होती है, जो थोड़ी सी, एंड हियर देयर इज़ अ हैंडल। तो ये जो हैंडल है ये वुड से बनती है। तो वो आयरन स्मिथ उनको यही बताता है कि जो हैंडल्स है हम ज़्यादातर वुड की बनाते हैं। वेयर एवर रिक्वायर्ड एडिशनली वी यूज़ कोल इन आवर फर्नेसेस टू हीट द आयरन। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा कोल, जो पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ कोल रखा हुआ था, उससे वो अपने फर्नेस को, फर्नेस मतलब एक भट्टी बोल सकते हो या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अवन जैसी चीज़ होती है, भट्टी होती है जिसके अंदर वो कोल को जलाते हैं और उसके अंदर इन आयरन्स को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। गर्म करने के लिए ये फर्नेसेस, ये एक इंस्ट्रूमेंट्स होते, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो या फिर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये लोग आयरन को हीट कर सकते हैं और मेल्ट कर सकते हैं। और उसको गर्म करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। तो सुदर्शन क्या कर रहे हैं, वो आयरन स्मिथ एक आयरन का ब्लॉक, लोहे का ब्लॉक हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है फर्नेस के अंदर। इट हैज़ बिकम रेड हॉट। और जब वो उनको गर्म करते हैं तो वो जो कोयला होता है वो कैसा चलता है, रेड हॉट। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर। और जब वो रेड हॉट हो जाता है तब वो उसको क्या करते हैं, उसको बीट करना शुरू कर देते हैं विद अ हैमर। आनंदी इज़ अमेज्ड टू आस्क वाई आर यू बीटिंग इट। तो आनंदी पूछती आप उसको हैमर से बीट क्यों कर रहे हो, ऐसे हैमर मारते हैं उसके ऊपर जोर जोर से, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। सुदर्शन, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। तो वो आयरन स्मिथ बताता है कि मैं इसको बीट करके उसका शेप चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मैं उससे एक एक्स बना सकूँ। एक्स के शेप में, इसको एक्स का शेप कैसा रहता है, इस तरीके का एक शेप होता है ना आगे की तरफ, और यहाँ पे इट इज़ वेरी शार्प, तो इस तरीके का शेप आता है एक्स का। तो वो शेप दे रहा था गर्म करके, फिर उसको बीट करके, तो उसको फ्लैट करके उसको शेप देने के लिए वही दिस इज़ वॉट ही वॉज डूइंग। Anandi, wow, a piece of iron can be beaten into a flat shape. Can we do this with other metals also? तो अब आनंदी इज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी अमेज्ड। अरे वाह, क्या आयरन को इस तरीके से हैमर से मार मार के उसका शेप फ्लैट किया जा सकता है, क्या हम ऐसा और किसी मेटल के साथ कर सकते हैं। आनंदी एक क्वेश्चन पूछती है। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मन में भी होंगे। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स कैन बी डू विद दिस मेटल। तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम इन मेटल्स के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम अब इसमें आगे जो चैप्टर है इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। लेट अस एक्सप्लोर। Caution, conduct this activity under the supervision of your teacher and adult। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, लेकिन जो भी अभी एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे पर अंडर द सुपरविजन, आपके आसपास आपके टीचर होने चाहिए या आपके घर के कोई एडल्ट होने चाहिए, उन्हीं के सराउंडिंग्स में जब है वो तभी उनको बता कर ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, अपने आप नहीं करनी है। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर। कुछ वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर। मेटल ले लो, एल्यूमिनियम, एक आयरन का टुकड़ा, नेल, आयरन की नेल ले लो, अ पीस ऑफ कोल, थोड़ा सा कोयला, अ पी साइज लंप ऑफ सल्फर, गंधक, एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लो। मोस्ट प्रोबेबली सल्फर यू गेट इन द मार्केट, सो इफ़ यू डोंट गेट इट देन ऑल्सो इट्स ओके। मैं आपको इसकी वैसे ही प्रॉपर्टीज़ एक्टिविटी में कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। बाकी सब चीज़ें आपको घर पे मिल जाएगी आपके पेरेंट्स की हेल्प से। रिकॉल द चैप्टर मटीरियल अराउंड अस इन ग्रेड 6। जब आप ग्रेड 6 में थे आपने मटीरियल अराउंड अस पढ़ा था। साइंस टेक्स्ट बुक्स क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम। अब इन सब का अपीयरेंस देखो, देखने में कैसे हैं, रफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, शाइनिंग है, नॉन शाइनिंग है। तो जैसे हमने मटेरियल अराउंड अस में किया था, ये सारे अपीयरेंसेस को ऑब्जर्व किया था।
आर दे लस्चरस? अब लस्चरस का मतलब क्या होता है? जस्ट रिकलेक्ट इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड मटेरियल अराउंड अस में लस्चरस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, जिसका सरफेस चमकता हो। चमकते हुए सरफेस को हम लस्चरस कहते हैं। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट। क्या, और ऐसे ये भी नोट करो कि ये जो ऊपर पीस ऑफ कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन की नेल है, पीस ऑफ कोल है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं। और उसको आप सारी ऑब्जर्वेशन को आप टेबल 4.1 में लिखेंगे, जो कि नीचे दिया गया है। नाउ प्लेस ईच ऑफ दिस आइटम, अब हर एक आइटम को 1 बाय 1 ऑन एनी हार्ड सरफेस, किसी हार्ड सरफेस पे रखो एंड बीट देम विथ हैमर। इस तरीके से हैमर की हेल्प से उन सबको बीट करो, मारो उस पर। इन सभी एक एक करके सबको पास में लाके उनको यू जस्ट बीट देम विद द हेल्प ऑफ अ हैमर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? आप बताओ क्या होगा? डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड? तो क्या ऑब्जेक्ट्स अपनी शेप चेंज करते हैं? क्या थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं? और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस? या फिर वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं जब आप हैमर से मारते हो? इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करो और आपको ये 4.1 उस टेबल में 4.1 में आपको रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। ये है आपका टेबल 4.1, जिसमें आपको ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल। तो आपको उसका अपीयरेंस बताना है, हार्डनेस या सॉफ्टनेस बतानी है, और जब हम उसके ऊपर हैमर मारते हैं तो उसका क्या होता है? वो फ्लैटन होता है कि छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है? दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एन एक्टिविटी एंड सी। फर्स्ट ले लो आप पीस ऑफ कॉपर। तो पीस ऑफ कॉपर इज लस्चरस और नॉन लस्चरस। उसमें शाइन होती है कि नहीं होती? तो यस, उसमें शाइन होती है, तो यहाँ पे आप लस्चरस लिखोगे। फिर उसके बाद वो जो मटेरियल है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है? डेफिनेटली इट इज़ हार्ड। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हैमरिंग फ्लैटन्स और ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो जब हम उसको हैमर करते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा फ्लैटन हो जाएगा। अगर आप ये करके देखेंगे तो इट फ्लैटन्स। अब नेक्स्ट आते हैं पीस ऑफ एल्यूमिनियम पे। अब अपीयरेंस कहता हो, यस उसमें भी शाइनिंग होता है, तो इट इज लस्चरस। और उसके बाद हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? तो ये हार्ड होता है। प्रॉपर्ली नहीं लिखा गया है, इट इज हार्ड। एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग फ्लैटन्स और ब्रेक इनटू पीसेस। तो अगर हम इसको हैमर करते हैं तो इट फ्लैटन्स। इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद आयरन नेल। अगेन आयरन नेल देखोगे जो कि लोहे की नेल है, कैसी दिखती है? वो फिर से लस्चरस होती है। और हार्ड और सॉफ्ट, अगेन दिस इज हार्ड। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ब्रेक्स इनटू पीसेस, इट फ्लैटन। थोड़ी थोड़ी बेंड हो जाती है अगर आप हैमर करोगे, या थोड़ी फ्लैटन होती है, मतलब इसमें फ्लैटन का ऑप्शन ही दिया हुआ है। समटाइम्स नेल बेंड ऑल्सो। पीस ऑफ कोल, जो कोयला है, उसको अगर अपीयरेंस में देखोगे तो इट इज नॉन लस्चरस। और सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। और अगर हैमर कर दिया तो ब्रेक्स इनटू पीसेस आएगा। ठीक है, कोयले का कैसा रहेगा? ब्रेक्स इनटू पीसेस। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फिल। लंप ऑफ सल्फर के साथ भी ऐसे ही है। लंप ऑफ सल्फर लाइट येलो कलर का होता है। छोटा सा अगर हमने लंप ऑफ सल्फर लिया तो वो अपीयरेंस में नॉन लस्चरस होता है, कोई उसमें शाइन वाइन नहीं होती, तो ये नॉन लस्चरस लिखेंगे हम। और सॉफ्ट होता है, हार्ड और सॉफ्ट में हम सॉफ्ट लिखेंगे। और अगर मान लो उसको हम हैमर करते हैं तो फिर से ये ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, ब्रेक इनटू पीसेस। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक ऑफ वुड को भी। ब्लॉक ऑफ वुड आप सबने देखा हुआ है, वो भी नॉन लस्चरस होता है, इसमें कोई चमक नहीं होती पीस ऑफ वुड में। और ये कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड भी बोल सकते हैं, पर अगर आप ये कॉपर लोगे, एल्यूमिनियम लोगे, आयरन लोगे, इन सब से तो सॉफ्ट बोल सकते हैं, कंपैरेटिवली सॉफ्ट बोल सकते हैं। और अगर मान लो इसको भी आप जोर जोर से हैमर से मारोगे तो ये ब्रेक्स इनटू पीसेस। ठीक है,
So here also you are going to write break into pieces. So after filling this table, analyze table 4.1. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्चरस. अब इनमें से वो सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें जो लस्चरस है. लस्चरस का मतलब होता है जो शाइनिंग है, जिनके सरफेस पे चमक है. इन अपीयरेंस एंड हार्ड. यू माइट हैव ऑब्जर्व, तो आपने ये पाया होगा, जैसे कि हमने देखा एक तो कॉपर, दूसरा एल्यूमिनियम, देन दैट आयरन नेल, ये सारे के सारों में शाइन भी थी और वो हार्ड भी थे. तो यू शुड हैव ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्चरस, यानी कि चमक है उनके अंदर इन अपीयरेंस, एंड आर हार्ड, और हार्ड भी हैं. लस्टर शोन बाय द मेटल इज़ नोन एज मेटालिक लस्टर. तो जितने भी मेटल्स के अंदर वो जो चमक होती है उनको, वो क्या होती है, वो चमक किसकी वजह से होती है, मेटल की वजह से होती है, क्योंकि वो मेटल है तो उसको हम मेटालिक लस्टर कहते हैं. मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स. सो ये जो चीज़ें जिसके अंदर, जिसके सरफेस के ऊपर कुछ शाइन होती है, कुछ चमक होती है और जो हार्ड होते हैं, ऐसे सभी मटेरियल्स को हम नोन एज, हम कहते हैं क्या, मेटल्स. ऐसे सभी मटेरियल्स जिसके अंदर लस्टर होता है और जो हार्ड होते हैं, ऐसे सभी मटेरियल को हम मेटल्स बोलते हैं. वेयर एज कोल, सरफेस एंड वुड आर नॉन लस्टरस, जिनमें नो शाइन है, एंड आर नॉट एज हार्ड एज मेटल. थोड़े से हार्ड तो है पर मेटल के जितने हार्ड नहीं है, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, जो नॉन लस्टरस है और जो मेटल के जितने हार्ड नहीं है. आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड. क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं? नॉट रियली. सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. तो अभी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई जिसमें शाइन होती है, जिसमें चमक होती है और जो हार्ड होते हैं, वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं. अब मन में एक आता, कुछ एक्सेप्शंस भी होती है हर एक चीज़ की, एक या दो ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल सारी वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखा रही होती. तो ऐसे कोई, आर ऑल मेटल्स हार्ड, क्या सारे मेटल्स हार्ड होते हैं? तो नॉट रियली. इसके दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इतने हार्ड नहीं होते, वो नाइफ से भी कट जाते हैं, और ऐसे दो एग्जाम्पल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम आर टू सच मेटल्स. ये मेटल्स हैं पर ये हार्ड नहीं होते, इनको हम आराम से चाकू से काट सकते हैं. ओके, सो दे आर नॉट हार्ड बट दे आर स्टिल मेटल्स. देयर इज़ वन मेटल, और एक ऐसा मेटल भी है, मर्करी, दैट इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. एक ऐसा मेटल भी एग्जिस्ट करता है जो कि, जिसका नाम है मर्करी, और वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर. देखो आपने सब सॉलिड देखा है, आयरन है वो भी सॉलिड है, सोडियम है वो भी सॉलिड है, पोटेशियम है वो भी सॉलिड है, कॉपर है वो भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब सॉलिड है. पर एक मेटल ऐसा भी होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है. आप लोगों ने ये चीज़ आपके घरों में जो थर्मामीटर्स होते हैं ना, अगर आपने कभी वो थर्मामीटर देखा तो यू मस्ट हैव सीन देयर इज़ अ सिल्वर कलर मेटल. यहाँ पर आप देखोगे एक सिल्वर कलर का, जिससे कि फीवर वगैरह चेक करते हैं. तो आप जब थर्मामीटर, अगर आप में से किसी ने देखा होगा, तो उसके अंदर एक सिल्वर कलर का लिक्विड होता है जो कि टेम्परेचर से, जैसे बुखार मुंह में डालते हैं या हाथों के नीचे रखते हैं अंडर योर आर्म्स, तो वो टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि ये जो लिक्विड है वो वार्म करने से ये एक्सपैंड होती है. तो ये जो सिल्वर कलर का इसके अंदर लिक्विड होता है, दैट इज़ मर्क्यूरी, एंड इट इज़ अ मेटल एंड इट इज़ अ लिक्विड. सो यू रिमेंबर दिस, अ मेटल विच इज़ लिक्विड इज़ मर्करी. और इसके अलावा थोड़े सॉफ्ट मेटल्स भी हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम. दीज आर एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कई बार, तो दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने वाले ऑफ मेटल्स, which you might have seen in thermometers. Recall the chapter temperature and its measurement from grade 6 science textbook Curiosity. तो आपने क्लास 6 में टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था. उसके अंदर ये वाला जो लिक्विड होता है, ये सिल्वर कलर का होता है, शाइनिंग होता है, एंड दिस इज अ लिक्विड मेटल दैट इज मर्करी. Which objects did you find becoming flat on beating with a hammer? कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि फ्लैट हो रहे थे हैमर से मारने से, बीट करने से? You must have observed that the objects such as piece of copper and iron nail and a piece of aluminium becomes flat. तो ये 3 चीज़ें जब हम हैमर से मारते हैं तो वो फ्लैट होनी शुरू हो रही थी, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. When beaten
वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट और मटेरियल बिहेव डिफरेंट। इसके अलावा जो हमारे पास सल्फर था, वुड था, कोल था, जब उनको हम हैमर मार रहे थे तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जा रहे थे, लेकिन कॉपर को, आयरन को और एल्यूमिनियम को, इसको जब हैमर से मारते हैं तो वो फ्लैट होते हैं, थोड़ा सा शेप चेंज होता है, वो फ्लैट होते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को हम मार मार के, बीट कर करके बहुत पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को द मेटल ऑन बीटिंग कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट ऑन बीटन कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ये वाली प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सो मेटल्स आर मैलिएबल। मोस्ट मेटल्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी, ज़्यादातर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल शीट्स? You might have seen thin silver foil on some sweets and aluminum foil used for wrapping food items. ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने कई बार काजू कतली वगैरह रहता है या बर्फ़ी रहती है, मार्केट्स में आप जो स्वीट्स देखते हो तो वो जो मिठाई होती है उसके ऊपर आपको एक चमकीली शीट दिखती है, सिल्वर की, चांदी की, कोई मिठाइयों पे आपने देखा होगा। तो क्या होता है, क्योंकि सिल्वर इज़ अ मेटल और वो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, मैलिएबल है, तो उसको मार मार के उसको शीट में, पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मिठाइयों पे लगा देते हैं, तो वो मिठाई ऊपर से सिल्वर कलर की दिखाई देती है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण, और इसके अलावा वेरी वेरी कॉमन जो आप रोज़ देखते हो, ऑलमोस्ट आपके टिफ़िन में कई बार आपकी मदर आपके सिल्वर फॉइल का यूज़ करती है। एक पतला सा ऐसा पेपर जैसा चमकता हुआ सिल्वर फॉइल होता है, और एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं। एक तो सिल्वर फॉइल जो स्वीट्स पे होता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें कि आपकी मदर कई बार आपको चपातीस वगैरह को रोल करके देते हैं, यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स, या फिर सब्जियां वगैरह भी आप कभी जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको एल्यूमिनियम फॉइल में, वो एक एल्यूमिनियम मेटल है जिसको बीट कर करके वैसा पतला शीट बना दिया है जिसके अंदर की चीज़ों को रैप किया जा सकता है, फूड आइटम्स को रैप करके ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। दे आर फॉर्म ड्यू टू देयर मैलिएबिलिटी। तो वो बनते कैसे हैं, उनकी मैलिएबल प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि उनके अंदर जब हम बीट करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट होते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर बहुत ईजी से पतली शीट में कन्वर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी, ये जो मैलिएबल प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छी होती है गोल्ड और सिल्वर की। अ पीस ऑफ कोल और अ लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। तो ज़्यादातर नहीं, हमेशा कोल है, उसको आप बीट करोगे वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लंप ऑफ सल्फर है, उसको बीट करोगे वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। तो वो मैलेबल नहीं है, वो थिन शीट्स में नहीं बनते, जब आप मारते हो उसको तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और ऐसे जो मटेरियल होते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टी, टूट जाना, ऐसे जुड़े हुए शीट के जैसे नहीं रहना, तो वो टूट के बिखर जाते हैं। On the other hand, wood neither gets flattened into a sheet or nor breaks into pieces. Therefore, wood is neither malleable और brittle. तो ऐसी वाली जो प्रॉपर्टी की जिसमें कि सल्फर लंप है या कोल है, कोयला है, जिसको कि आप हैमर से मारोगे वो छोटे छोटे पीसेस में टूट के इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन वुड और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं दैट इट इज़ ब्रिटल। द कोल इज़ ब्रिटल, द लंप ऑफ सल्फर इज़ ब्रिटल। पर अगर वुड को आप ऐसे मारते हो तो ना वो शीट जैसा बनता है, मैलेबल नहीं होता, ना ही वो ब्रेक होके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, तो वो ब्रिटल भी नहीं होता। देयरफॉर वुड ना तो मैलेबल है ना ही ब्रिटल है। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज है जो हम पढ़ने वाले हैं। इन ग्रेड 6 सोशल साइंसेस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यू लर्न अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने क्लास 6 में पढ़ा है। दे न्यू हाउ टू यूज़ मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड।
तो वो जानते थे कि कॉपर और गोल्ड को कैसे दे आर मेलेबल, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते थे। दे यूज दिस मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड और कॉपर को बहुत अच्छे से मेलेबल है, उसको बीट करके हम शेप दे सकते हैं, ये सब उनको समझ में आ गया था। तो इससे वो बर्तन बनाते थे और गोल्ड से ज्वेलरी बनाते थे, कॉपर के यूटेंसिल्स बनाते थे और इनको यूज़ करते थे। However, you would hardly find an evidence of Harappans using very prominent metal like iron. तो वो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कॉपर और इसको गोल्ड तो बहुत अच्छे से जानते थे उसके बारे में, पर आयरन उनको नहीं पता था, इस मेटल के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। विच यू सी अ लॉट अराउंड टुडे, आजकल तो हमें आयरन की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दिस इज़ बिकॉज it took a long time before iron was used in day to day activities. तो पहले तो क्या था कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में कॉपर और यही सब यूज़ होते थे, पर विथ टाइम क्या हुआ, क्योंकि आयरन हरप्पन टाइम पे भी नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब आयरन यू कैन सी नाउ, यू कैन सी आयरन बकेट्स, यू कैन सी आयरन बॉक्सेस, बहुत सारी जगह पे आयरन तवाज। So this kind of iron has come very late into our day-to-day activities. रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में iron has come very late. However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, बाद में क्या हुआ कि आयरन की भी इम्पोर्टेंस आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग भी था और लेस कॉस्ट का भी था। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया। धीरे धीरे ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होने लगा आयरन। फॉर इंस्टेंसेस, ड्यू टू द स्ट्रेंथ, एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लाउस मेड फ्रॉम आयरन वर मच सुपीरियर दैन दोज यूज्ड इन प्रीवियसली। तो पहले क्या था, आयरन का ज़्यादा यूज़ होता नहीं था। धीरे धीरे जब आयरन सबको समझ में आना शुरू हुआ कि इस आयरन में तो स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर के टूल्स वगैरह इसी से बनने लगे, और जो कि पहले नहीं बनते थे, क्योंकि उनको आयरन बहुत लेट समझ में आया कि दिस इज़ मेटल और हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। What could be the potential reason that is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? तो इसमें एक चीज़ तो हो सकती है कि कॉपर का जो कलर था वो येलोइश कलर था, वो जब मिट्टी में से नीचे से मिलता था येलोइश ग्रीनिश कलर में बहुत इजीली मिल जाता था। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, इजीली वो ज़्यादा सॉफ्ट है, आयरन से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको ईजिली शेप देना ईजी हो जाता है, तो इसलिए कॉपर पहले यूज़ होना शुरू हो गया और धीरे धीरे आयरन डिस्कवर हुआ। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आयरन वो नीचे जब अर्थ के अंदर से निकालते हैं, ये सारे मेटल्स ओर फॉर्म में रहते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आयरन को निकालना, वो एक मिक्स्ड कंपाउंड के फॉर्म में रहता है, तो उसमें से अलग करना और आयरन को निकालना, इट इज़ अ हार्डर मेटल, और इतना ईजी नहीं है आयरन को शेप में कन्वर्ट करना जितना कि ईजी कॉपर है। कॉपर का क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम होता है। सो दिस इज़ द प्रोबेबल रीज़न दैट वाई कॉपर वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर एज कम्पेयर टू आयरन। क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज the now ductility. Where do you find the use of metal wires? You might have seen wires of metals like copper or aluminum in electrical fittings. जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा ना, पतली पतली वायर्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेस, इसके अलावा जो ज्वेलरी होती है उसके अंदर हमें वायर जैसी चीज़ें होती हैं जिससे डिज़ाइंस बनते हैं। ईयरिंग्स are also made from metal wires. Metal wires play important function in a variety of stringed musical instrument. इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार वगैरह देखो, उसके अंदर ऐसे ऐसे वायर्स होते हैं जिन वायर को आप जब स्ट्रिंग्स को ऐसे ऐसे करते हो तो साउंड्स आते हैं, डिफरेंट साउंड्स आते हैं। लाइक वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, इन सब के अंदर वायर्स यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो नॉर्मली आप देखते हो वहाँ पे ज्वेलरी है, इसके अलावा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब जगह पे वायर्स यूज होती हैं और वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स को वायर फॉर्म में हम बना, अभी तक तो हमने जो शीट फॉर्म में देखा था दैट वाज मैलेबिलिटी, दैट वाज वन प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। अब दूसरा होता है मेटल की वायर्स फॉर्म में हम बना सकते हैं, उनको वायर बना सकते हैं पतली पतली। तो इस प्रॉपर्टी के मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, सो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, एक तो मैलेबिलिटी, दूसरा डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली
पोजेस्ड बाय मेटल। तो ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है ये मेटल्स में ही पाई जाती है। गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। तो गोल्ड तो इतना उसके अंदर उसकी जो वायर है वो इतनी फटाफट बनती है कि उसकी डक्टाइल मतलब वो खींचते जाओ उससे पतली तार बनती चली जाएगी, इतनी लंबी बन जाएगी, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन जाएगी सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। 1 ग्राम बहुत कम होता है, उतने से ही 2 किलोमीटर वायर बन जाएगी। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ टी स्टेनर्स विथ मेटल वायर। तो आपने इस तरीके की चाय को स्ट्रेन करने की छन्नी देखी होगी, उसके अंदर आप देखोगे वायर कैसे मैथ्स की कॉपी जैसे स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं स्ट्रेनर में, और वो मेटल की तारें होती है। तो वो मेटल की तारों से, क्योंकि मेटल की तारें बन सकते हैं, तो हम ये इस तरीके की चाय की स्ट्रेनर्स को वेरी इजीली वी कैन मेक। हैव यू एवर सीन वायर मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या कभी आपने देखा सल्फर या कोयले की वायर बनी हुई? ऑब्वियसली नॉट। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। सो इस प्रॉपर्टी से हमें इससे हमें ये समझ में आता है कि कोल और सल्फर वायर्स में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, दे आर नॉट डक्टाइल। तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब डक्टाइल है, यानी कि वो वायर्स में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। पर कोल और सल्फर जो कि ब्रिटल है, जो कि नॉन मेटल है, वो सब आर नॉट डक्टाइल, वो वायर्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। डू यू नो दैट रोप्स made of steel, a mixture of metal iron and non-metal carbon wires can support heavy loads। तो थोड़ा सा हम डाइव डीपर और थोड़ी सी नॉलेज अपनी जीके बढ़ाते हैं। ये दिस इज़ वन नॉलेज फॉर यू कि जो रोप्स होती है, इस तरीके की ब्रिज आपने देखी होगी कोलकाता में या फिर आप कहीं और गए होंगे तो ये टाइप की ब्रिजेस आपने देखी होंगी। इसके ऊपर इस तरीके से वायर्स लगे होते हैं और वो मोटे मोटे स्टील के वायर्स होते हैं, क्योंकि आयरन के लगाएंगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा। और स्टील इज़ एन एलॉय जिसको कि आयरन और कार्बन ये दो चीज़ों को मिक्स करके, एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करके एक और चीज़ बनाई जाती है, जिसको जो कि एक मिक्सचर होता है, वो उसको हम कहते हैं स्टील, जो कि शाइनिंग होता है, जिसमें रस्ट नहीं लगता है। Therefore, they are used in suspension bridge and in cranes to lift heavy objects। क्रेन्स आपने देखी होगी ना, क्रेन्स में इस तरीके की यहाँ पे एक वायर लगी होती है और यहाँ पर उनका कुछ जिससे कि चीज़ों को हम उठा सकते हैं। तो ये जो वायर होती है ये स्टील की होती है और मोटी मोटी सी होती है। इस तरीके से ब्रिजेस भी अगर आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा इस टाइप के ब्रिजेस, उसमें ये वायर्स जो होती हैं वो स्टील की बनी हुई होती हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और ये ब्रिजेस को ऐसे सस्पेंड करती है। सस्पेंशन ब्रिजेस कहते हैं हम इसको, पकड़ के रखती है पानी के ऊपर। और क्रेन से ये इस वायर से क्रेन इसको उठा सकता है, किसी भी सामान को, भारी सामान को। सो दे आर सो स्ट्रांग। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन का मतलब होता है जो कि हवा में है, पानी के ऊपर नहीं है, हम उसे ऊपर है मतलब, लेकिन आप पानी को टच नहीं कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है ऊपर। सो आफ्टर द suspension bridge, let us study the next property of the metals, that is sonority. Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? तो कई बार क्या होता है, आपसे गलती से गिर जाता है, स्पून गिर जाएगा या मेटल प्लेट गिर जाएगी या फिर मेटल का कोई कॉइन गिर जाता है फ्लोर पे, तो आप नोटिस करते हो कि उसका एक साउंड होता है जो कि थोड़ा ऐसा रिंगिंग साउंड होता है। तो how is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped to the floor? अब उसकी जगह आप एक छोटे से कोयले के पीस को नीचे गिरता है या फिर लकड़ी का पीस कोई गिर जाता है तो आपको एक आवाज़ आती है, और अगर कॉइन नहीं गिरता तो एक खन खन की आवाज़ आती है, वो एक आवाज़ अलग होती है। या आपसे कोई मेटल का स्पून गिर जाता है तो टिन ऐसा करके अलग आवाज़ आती है। लेकिन अगर एक वुड का पीस गिरता है तो एक से ढम से आवाज़ आती है, ढम, बस उतना ही आता है। तो वो एक डिफरेंस होती है साउंड में, उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। सो यहाँ पे देखो एक पिक्चर है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, हु कैन नॉट सी। आई यूज़ द डिफरेंस इन द साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। तो ये इसके पास एक स्टिक है, ये बिकॉज देख नहीं सकता, तो ये क्या करता है, अपने जब भी चलता है तो अपने स्टिक से मारता हुआ चलता है। तो अगर मान लो किसी मेटल को हिट करती है तो एक अच्छी सी रिंगिंग साउंड आती है। और अगर मान लो किसी वुडन चीज़ है, कोई पेड़ है या कुछ वुडन बेंच है, उसके ऊपर अगर इस स्टिक को बीट करता है तो एक अलग आवाज़ आती है। तो इसको ये पता चल जाता है कि सामने कोई मेटल की चीज़ है या सामने कोई लकड़ी की चीज़ है या स्टोन की चीज़ है। तो दैट ही इज़ एबल टू फाइंड आउट। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक एक्टिविटी करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। कॉशन, बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स। आपको ध्यान रखना है जो भी चीज़ें आप गिरा रहे हो
इट शुडेंट बी वेरी एक्सपेंसिव एंड इट नॉन ब्रेकेबल थिंग्स, और अपने एडल्ट्स या अपने पेरेंट्स से पूछ के वो चीज़ों को ड्रॉप करना है, या आपको उससे चोट ना लगे गिराने के टाइम पे. सो यू हैव टू बी केयरफुल वेन एवर यू आर ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स. टेक फ्यू ऑब्जेक्ट्स सच एज अ मेटल स्पून, एक चम्मच ले लो, ये एक एक्टिविटी करके देखो. एक कॉइन ले लो, एक पीस ऑफ कोयला ले लो, कोल, एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक छोटा सा लकड़ी का पीस ले लो. ड्रॉप देम वन बाय वन, एक एक करके दोनों को एक कुछ हाइट से गिरा कर देखो. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड, क्या आपको उसकी जो साउंड आ रही है कोई डिफरेंस लगता है? यू वुड ऑब्जर्व दैट द मेटल स्पून एंड मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. तो जब आपके स्पून को गिरती है या आपका मेटल कॉइन गिरता है तो आपको एक घंटी जैसे रिंगिंग साउंड आता है जब वो गिरता है, टन ऐसा वाला, जो थोड़ा लास्ट करता है. और अगर कोल के एक पीस को गिराओगे तो वो बस एक डल सा साउंड आएगा, हल्का सा साउंड आएगा, ढप. वुड को भी गिराओगे तो भी बहुत ज़ोर से आवाज़ नहीं आएगी. ऑन द अदर हैंड दे प्रोड्यूस डल साउंड, बहुत ही हल्का सा धीमा सा एक आवाज़ आएगा, ढप ऐसा. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी. जैसे आपने चम्मच का टन 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 ऐसा आवाज़ आएगा, चम्मच गिराया या कॉइन गिराया ऐसे करके यू विल फाइंड सम रिंगिंग साउंड कमिंग. द मेटल्स आर सेट टू बी सोनोरस इन नेचर. तो ये जो प्रॉपर्टी साउंड, रिंगिंग साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम सोनोरस नेचर कहते हैं. Now here is one dancer. Now this dancer, oh the ringing sound of my घुंघरूज is also due to the sonority of the metal. तो इसने जो घुंघरू पहन रखे हैं ये मेटल के बने हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये पैर मूव करता है तो उसमें से छन छन की आवाज़ आती है. तो it is because of the property of the metal, that is the petals are sonorous, sonority, because of that. Now I understand the ringing sound of the school bell is due to sonority of the metal. अब ये भी देखते हैं, जब बेल बजाते हैं ना हम, तो ये हैमर भी एक मेटल का बना होता है और उसका जिसके ऊपर इसको बीट कर रहे हैं वो भी एक मेटल का बना होता है. सो दिस ऑल्सो गिव्स दैट रिंगिंग साउंड फॉर द स्कूल बेल. Now let's come to another property of the metal, and that is conduction of heat, which we are going to study. Have you ever observed that vessels used for cooking in the kitchen, आपने कभी ध्यान दिया है कि जो भी वेसल्स जो होते हैं जो कुकिंग में यूज़ होते हैं, यू माइट हैव नोटिस, आपने ध्यान दिया होगा कि वेसल्स यूज फॉर हीटिंग आर मेड अप ऑफ मेटल. जो कुकिंग होता है जिसमें खाने को गर्म किया जाता है या खाने की कुकिंग के टाइम में उसको गर्म करके बनाया जाता है, वो ज़्यादातर जो भी बर्तन हैं, मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. तो ज़्यादातर ऐसे वाले जो बर्तन होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं. कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स. तो ज़्यादातर वो कौन से मेटल्स होते हैं जिनसे कि खाना बनाने के वेसल्स बनते हैं. आप देखो, वो हो सकता है आयरन के बने होते हैं, कुछ कॉपर के बने होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, और कई बार एलॉय है जो कि आयरन प्लस कार्बन को मिला के एक एलॉय बनता है जिसे हम स्टील कहते हैं, जो कि वेरी कॉमनली यूज्ड होता है. स्टील के बने हुए बर्तन होते हैं. सो डू यू नो व्हाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस. तो चलो हम आगे यही इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये इन मेटल्स से ही क्यों बनते हैं, जिनमें कुकिंग करनी होती है, ये इन मेटल्स के ही क्यों बने होते हैं. लेट अस फाइंड आउट. सो वी विल डू वन एक्टिविटी विच इज़ 4.3. लेट अस इन्वेस्टिगेट. क्वेश्चन है, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट वाटर. तो जब भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको अपने से बड़ों के सुपरविजन में इसको करना चाहिए या फिर आपके टीचर के साथ में करना चाहिए, क्योंकि आप गर्म पानी को हैंडल कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल. एक टेबल के ऊपर एक कांच का टम्बलर रखो, उसके बाद फिल इट विथ हॉट वाटर, उसके अंदर गर्म पानी डालना है. टेक अ मेटल स्पून, एक मेटल का स्पून लेना है और एक वुडन स्पून लेना है, ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज़. दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए और दोनों की थिकनेस भी सेम होनी चाहिए, मोटाई जो होती है वो भी सेम होनी चाहिए. दोनों स्पून सेम होना चाहिए, बस एक स्पून वुड का बना होना चाहिए, दूसरा मेटल का बना होना चाहिए. इमर्स देम बोथ the spoon simultaneously into the hot water and leave them undisturbed for a few minutes. Simultaneous का मतलब होता है एक साथ. तो दोनों स्पून को उस गर्म पानी के अंदर डुबो देना है एक साथ. साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ. एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड, और थोड़ी देर के लिए उसको, फ्यू मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए. नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून. अब क्या करना है, जो स्पून का जो अपर एंड है, ऊपर का एंड है, उसको टच करके देखना है और ऑब्जर्व करना है.
और सम डिस्कशन पॉइंट्स। अब जब एक बार आपने उसको टच करके देख लिया अपर एंड ऑफ द स्पून को, तो कुछ आपको जस्ट यू हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट्स। विच ऑफ द स्पून गेट्स हॉटर, तो आपने जब अपर एंड टच किया जो कि पानी के अंदर भी नहीं है, तो उसमें से कौन सा स्पून गर्म लगा आपको? ऑब्वियसली कौन सा वाला स्पून लगेगा? जो स्टील का स्पून है, मेटल का स्पून है, वो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा। दूसरा वाला स्पून लगेगा तो लेकिन वो हल्का हल्का गर्म लगेगा। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर अलॉन्ग द टू स्पून्स? और इस एक्सपेरिमेंट में के एंड में हमें क्या समझ में आता है? हीट ट्रांसफर, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो स्पून है वो ग्लास के अंदर है, पानी यहाँ तक फिल है और स्पून का कुछ पोर्शन पानी के बाहर है और इस वाले स्पून का भी कुछ पोर्शन पानी के बाहर है। और जब आप इसको टच करते हो ये पानी के अंदर भी नहीं है, तो ये जो मेटल वाला स्पून है वो ज़्यादा हॉट है। पानी तो यहाँ है, गर्म है पानी, पर ये हॉट यहाँ पर लग रहा है हमें, और ये वाला ज़्यादा हॉट नहीं लग रहा है, मतलब इट्स वेरी वेरी लेस हॉट, थोड़ा बहुत लगेगा। तो लेकिन ये हॉट लग रहा है, ये पानी के अंदर नहीं है फिर भी हॉट लग रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हीट ट्रांसफ़र के बारे में क्या सजेस्ट करता है, ये एक आपको कंक्लूजन निकालना है। यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज़ हॉटर टू टच देन द वुडन स्पून। ओके, तो ये जो मेटल स्पून है ये ज़्यादा हॉट है। इवन दो बोथ द स्पून आर इमर्स्ड इन द वाटर इन सेम टेम्परेचर, जो कि पानी का सेम टेम्परेचर है, एक ही गिलास में दोनों को डाला गया और एट द सेम टाइम दोनों को सेम टाइम पे अंदर डाला है। दिस शोज दैट हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून मेकिंग इट हॉटर। तो इससे ये पता चलता है जो पानी में जो गर्मी थी, हीट थी, वो इस वाले स्पून में से ट्रांसफ़र हुई, यहाँ ट्रांसफ़र हुई, फिर यहाँ ट्रांसफ़र हुई, फिर यहाँ आ गई, तभी तो हमें इसके ऊपर वाले पोर्शन को टच करने से गर्म लग रहा है। हमने उंगली अंदर तो डाली, हमने तो सिर्फ अपर पोर्शन को टच करके देखा, यानी कि इस पानी की जो हीट है वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक पहुँच गई है। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर्स हीट प्रॉपर्टी, और जो ये वुडन स्पून है ये जो पानी का हीट है इसमें भी थोड़ा थोड़ा आया होगा, पर ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, इसको बहुत पुअरली ट्रांसफ़र किया है, इसलिए हमें ये ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। इन सच केस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये एक प्रॉपर्टी जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पार्ट पॉइंट, यू कैन से पार्ट बोलो या पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या यहाँ पानी गर्म है पर यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो गया यहाँ तक। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड conduction. So this is one another property which we have studied, and the materials that transfer heat are called conductors. तो ऐसे मटेरियल जो कि हीट को ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स. Based on the observation, we can say that metals are good conductors of heat, whereas wood is poor conductor of it. तो ये स्पून तो वुड का बना हुआ था, तो wood is poor conductor of heat and metal is good conductor of heat. Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. अब हमें समझ में आता है कि कुकिंग के लिए ज़्यादातर मेटल के बर्तन क्यों यूज़ होते हैं, ताकि वो जो हीट है वो किसमें, फूड में ट्रांसफ़र हो जाए और वो फूड को खो सके. जो गैस में से जो हीट निकल रही है, बर्नर जो जलता है वो मेटल में आ जाए, फटाफट हीट ट्रांसफ़र होए और हमारा फूड कुक हो जाए. एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड. लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं, जैसे कि तवा है चपाती बनाने वाला, तो उसका जो वो हैंडल होता है वो किसका होता है, वुड का होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, ताकि हमें गर्म ना लगे, हम इस बर्तन को नीचे उतार सकें. डू नॉट, बिकॉज वुड और अदर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो जो हैंडल ऐसी चीज़ों से बना होता है जो ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते. यू विल लर्न मोर अबाउट इन द चैप्टर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर. सो इस वाली चीज़ के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ोगे इन अनदर चैप्टर दैट इज़ हीट ट्रांसफ़र इन नेचर. Now coming to the next property, that is conduction of electricity. 4.1.5 conduction of electricity. Have you ever seen an electrician using a screwdriver? What type of material is used for making its handle? तो आपने स्क्रू ड्राइवर्स तो देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे और इलेक्ट्रिशियंस को भी देखे होंगे. तो उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? यू मे हैव नोटिस दैट इलेक्ट्रिशियन वेयर्स रबर ग्लव्स एंड शूज़ वाइल वर्किंग. कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी काम करते हैं, या तो आपके पेरेंट्स या आपका इलेक्ट्रिशियन, वो हमेशा ग्लव्स पहनता है, रबर के ग्लव्स. अगर रबर के ग्लव्स या फिर शूज़ पहनता है जब भी काम करना होता है. What can be the reason for this? का क्या रीज़न हो सकता है? Let us design and create. So now we are going to study about that. Design an electric circuit like the tester circuit in the chapter electricity. तो हमने electricity chapter में एक सर्किट बनाया था ना,
Circuits and their components में we have studied. You can go back to that chapter and you can see the circuits which we have studied. Repeat the same activity using the material listed below and record your observation in table 4.2. You may collect few objects such as a piece of aluminium foil, an iron nail, lump of sulfur, a copper wire, a piece of coal, a piece of dry wood, a stone, an eraser made up of rubber and a piece of nylon rope. तो आप ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लो. ये वाला एक्सपेरिमेंट आई हैव मेड वन स्मॉल वीडियो एंड दिस एक्टिविटी आई हैव ऑलरेडी made a video and I have put on my channel. You can see that also and predict which of these could the bulb of the tester glow which could not. अब इन सब चीज़ों को आपको लगा के देखना है और इसमें से कौन सी चीज़ें से बल्ब ग्लो करता है यानी सर्किट कंप्लीट होता है और कौन सी चीज़ों से नहीं. और इसको आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल में डालना है. अब देखो पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल. तो अगर आप यहाँ पे पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑब्जर्वेशन बल्ब ग्लोज और डज नॉट ग्लोज तो बल्ब विल ग्लो. So you will write here bulb will glow. Or good conductor of electricity or poor conductor. So this is good conductor. Iron nail, again the bulb will glow. Okay, bulb will glow. थोड़ा मैं will नहीं लिख रही हूँ because this table is very small. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पूरा गुड कंडक्टर. तो ये गुड कंडक्टर होगा क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है. लंप ऑफ सल्फर बल्ब विल नॉट ग्लो. बल्ब विल नॉट ग्लो. नॉट लिख देती हूँ, बाकी आप इसको अपने आप लिखोगे बिकॉज ये कॉलम बहुत छोटा है. एंड इट इज़ पुअर कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी आप अपने आप लिख लो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इसके अलावा नायलॉन रोप लिखा था, वो जो एग्जांपल्स दिए कि आपको क्या क्या लेना है. नायलॉन रोप अगर आप लेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट ग्लो. मैं ऐसे लिख लेती हूँ, नॉट ग्लो. फिर से आएगा पुअर कंडक्टर. इसके अलावा कॉपर वायर लेंगे हम. एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर वायर का. शुड आई राइट, चलो हम यहाँ लिख देते हैं कॉपर वायर. अगर कॉपर वायर लेते हैं तो बल्ब विल ग्लो. बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. ठीक है, और ये गुड कंडक्टर होगा. आप अपनी टेबल में लिख सकते हो गुड कंडक्टर. इसके अलावा और क्या एग्जांपल था, नायलॉन वायर था, देन कॉपर था, कॉपर वायर है, कॉपर वायर. इसी तरीके से जितने भी मेटल्स होंगे उन सब से द बल्ब विल ग्लो. सो कॉपर वायर होगा तो बल्ब विल ग्लो एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर. तो हमने एक और एग्जांपल यहाँ लिख दिया क्योंकि टेबल में स्पेस नहीं है. अब आई थिंक दीज वेर द थिंग्स विच वी वेर सपोज टू राइट. हम और देख सकते हैं इसमें. इसके अलावा क्या है, स्टोन है, इरेज़र है. स्टोन इरेज़र ये दो, और कोल. स्टोन इरेज़र और कोल के लिए भी हम कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम मान लो यहाँ पे हम स्टोन लिख देते हैं, स्टोन, फिर क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो. पहले वो सारे भर लो. एंड इट इज़ पुअर कंडक्टर. इट इज़ पुअर कंडक्टर. इसके अलावा स्टोन के अलावा अगली चीज़ क्या है वहाँ पे, स्टोन है. देन लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर, सल्फर और कोल, दो चीज़ें और रह गई, और ड्राई वुड, इरेज़र, बहुत सारी चीज़ें हैं ये. तो सी रबर, रबर में भी अगेन बल्ब विल नॉट ग्लो. ठीक है, और इट विल बी पुअर कंडक्टर. इसके अलावा इरेज़र है, देयर इज़ वन मोर इरेज़र. चलो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको कट करके यहाँ पे इरेज़र लिख देते हैं. इरेज़र, फिर इसमें भी नॉट ग्लो होगा क्योंकि ये नॉन मेटल है. नॉट ग्लो एंड पुअर कंडक्टर है ये. ठीक है, इस तरीके से एक दो चीज़ें और, जो रबर ग्लव्स, रबर वगैरह रह गया है, सॉरी रबर तो ऑलरेडी कर दिया है मैंने, इरेज़र भी कर दिया है. तो आप इस तरीके से कोल भी इट विल नॉट ग्लो. कोल में भी इट विल नॉट ग्लो और ये भी पुअर कंडक्टर आ जाएगा. सो इस तरीके से आप
एक दो अगर बच गए दैट यू कैन फिल ऑन योर ओन. You might have observed that the objects made up of aluminium, iron and copper make the bulb glow. तो ये एल्यूमिनियम से जो बना था, एल्यूमिनियम फॉयल से, आयरन से और कॉपर का जो वायर था, उन सब में आपने देखा कि बल्ब ग्लो कर रहा है. बाकी सब में सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर और नाइलॉन रोप में could not make the bulb glow. So we see any pattern in glowing the bulbs when using these materials in activity 4.4. It is observed that all the material that मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल. तो जितने भी मटेरियल जिनसे कि बल्ब ग्लो करता है वो सारे के सारे मेटल्स हैं. सो मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड good conductors of electricity. In contrast, material that prevent the bulb from glowing and not allowing electricity to pass through them are called poor conductors of electricity. तो जो भी metals हैं, हमने यही पाया कि जितने भी मेटल्स थे उन सब से बल्ब ग्लो कर रहा है. तो ऐसे सभी जिसके अंदर से वो बल्ब ग्लो करता है, दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाइल दोज डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है और उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सो now we can understand that the plastic covering on screwdriver and rubber gloves protect the electrician from electric shocks. तो वो जो उसने ग्लव्स पहने हैं रबर के, या जो स्क्रू ड्राइवर्स होता है उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है, वो इसलिए होती है ताकि इलेक्ट्रिशियंस को शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे, बिकॉज दीज मटीरियल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि ये जो मटीरियल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं. Now we have learned that metals are generally hard, lustrous, malleable, ductile and good conductors of heat and electricity. Now let us learn how metals behave in the presence of air and water. तो अब तक हमने इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है मेटल्स की, कि वो हार्ड होते हैं, वो चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं, वो मेलेबल होते हैं, शीट्स में दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, डक्टाइल होते हैं, वायर्स फॉर्म में दे कैन बी ड्रॉन. इसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इसके आगे हम, बिकॉज द वीडियो विल गेट quite big, so we are going to study in part 2, in which we are going to study the effect of air and water on metals. तो क्या इफेक्ट होता है मेटल के ऊपर एयर और वाटर का. स्पेशली वी आर गोइंग टू स्टडी इन रेफरेंस टू आयरन. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो we'll be coming with part 2 video in 1 or 2 days. So thank you very much to everyone, and I hope you have liked this video, and if you have liked this video, please subscribe to my channel.